देखो अब हमारे पास आता है इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी, कि टैक्स के इफ़ेक्ट से क्या प्राइस और क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज आता है या नहीं। देखो प्योर कंपटीशन की बात करें वहाँ पे तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने का चांस होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो मेन रोल प्ले करती है वो मार्केट फोर्सेस होती है। अगर हम मोनोपोली की बात करें वहाँ पे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्राइस और क्वांटिटी को, प्राइस और आउटपुट को चेंज करके। अब हमारे पास आता है कि क्या जो हमने पहले प्राइस और क्वांटिटी सेट किया था प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, क्या टैक्स लगाने के बाद भी हमारे पास प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वही प्राइस और क्वांटिटी रहना चाहिए जो पहले था, या फिर हमें अब टैक्स लगाने के बाद जो हमारा प्रॉफिट है उसको मैक्सिमम करने के लिए अपना प्राइस और क्वांटिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो अब हमें ये चीज़ पढ़नी है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कि अगर हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा उस पर्टिकुलर क्वांटिटी और पर्टिकुलर प्राइस पे। तो हमें यहाँ पे न्यू क्वांटिटी न्यू प्राइस सेटअप करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, दो तरीके के टैक्स आएंगे, एक्साइज टैक्स एंड सेल्स टैक्स। एक्साइज टैक्स हम लगाएंगे अपने यूनिट्स पे कि एक फर्म कितने आउटपुट, कितने लेवल ऑफ आउटपुट, कितने यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। और सेल्स टैक्स किस पे लगेगा, हमारे रेवेन्यू पे। देखो एक्साइज टैक्स लगेगा आउटपुट पे, लाइक अगर हम एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और टी एक पर यूनिट जो रेट है टैक्स का वो ₹T है, तो टोटल टैक्स कितना हो गया TX। तो देखो अगर हम टैक्स लगा रहे हैं उससे हमारी जो कॉस्ट होएगी, एक फर्म की जो कॉस्ट होएगी वो इंक्रीज हो जाएगी, रेवेन्यू सेम रहेगा। तो यहाँ पे जब हम एक्साइज टैक्स लगाते हैं तो हमारे पास नया कॉस्ट फंक्शन आ जाता है और उसको हम कैसे लिखते हैं, CX + TX की जो ओल्ड कॉस्ट फंक्शन है, अगर उसमें हम टैक्स को भी, टैक्स रेवेन्यू को भी इंक्लूड कर दे गवर्नमेंट के, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू कॉस्ट। तो यहाँ पे वही काम करना है कि जब हमने टैक्स लगाया, एक्साइज टैक्स हमारा लग रहा था, तो हमारे पास नया कॉस्ट फंक्शन आ गया, रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास सेम रहेगा। तो वही आपको काम करना है कि लेवल ऑफ आउटपुट और प्राइस आपको फाइंड आउट करना है जहाँ पे टैक्स लगाने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो वही सेम चीज़ें रहेंगी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपके पास। अगर आप यहाँ पे आपको जो कॉस्ट फंक्शन है वो नया कॉस्ट फंक्शन यूज़ करना है जिसमें टैक्स भी इंक्लूड है। तो अगर आप यहाँ पे P निकालोगे, P क्या होता है, R - C, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू सेम P × X और कॉस्ट फंक्शन आपका ये आ गया, तो यहाँ से आप प्रॉफिट फंक्शन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको वही दो कंडीशंस यूज़ करनी है कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 0 से इक्वेट करना चाहिए और वहाँ से आप नई क्वांटिटी निकालोगे, देन उस क्वांटिटी को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करोगे और चेक करोगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है या कम है। अगर छोटी है, कम है, तो इट मीन्स आपका वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा उस नई क्वांटिटी पे। और वहाँ से आप एक्स की वैल्यू प्राइस में पुट करके प्राइस की वैल्यू भी निकाल सकते हो इक्वेशन में पुट करके। देन ऐसे ही अगर आप सेल्स टैक्स इंपोज कर रहे हो, तो देखो सेल्स टैक्स इंपोज किया जाता है रेवेन्यू पे। लाइक आपको गिवन होगा R% ऑफ सेल्स टैक्स, 10% टैक्स है, किस पे चार्ज कर रहे हैं हम, रेवेन्यू पे। जो आपके सेल प्रोसीड्स होंगे उस पर आप चार्ज करोगे। लाइक अगर आपका रेवेन्यू इस फॉर्म में गिवन है 20 - 6x, ठीक है, ये आपका P फंक्शन गिवन है। आप यहाँ से अगर PX निकालोगे, रेवेन्यू फंक्शन निकालोगे, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 20x - 6x²। तो इस पे आप 10% निकाल सकते हो, वो आपका क्या आएगा, टैक्स। टैक्स आपके पास आएगा तो वो आपको उसका क्या करना है, कॉस्ट में ऐड कर देना है। अगेन आपके पास यहाँ पे इस केस में भी आपके पास नया कॉस्ट फंक्शन आएगा, रेवेन्यू फंक्शन आपका सेम ही रहेगा, दैट इज P × X। तो यहाँ से भी हमें क्या देखना है कि लेवल ऑफ आउटपुट, नया लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा जिस पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके आफ्टर पेइंग टैक्स। टैक्स को चार्ज करने के बाद आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ये आपको चेक करना है। तो वही P हमारा क्या होता है, R - C। तो R- रेवेन्यू में से अगर हम नया कॉस्ट फंक्शन माइनस करें, आपके पास प्रॉफिट फंक्शन आएगा, वहीं से आपको प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज शो करना है। तो वही दो कंडीशंस कि एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 0 से इक्वेट करना चाहिए और हमें वहाँ से न्यू क्वांटिटी निकालनी है। देन जो न्यू क्वांटिटी आएगी उसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 से छोटा है या नहीं। अगर है तो इट मीन्स उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वांटिटी पे हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमाइज होगा। तो वही आपके पास दो कंडीशन रहेंगी दोनों केसेस में। यहाँ से आप
इसको अगर सिंप्लीफाई करो लाइक p इक्वल्स टू r माइनस सी लिखते हो तो p का डेरिवेटिव r और c का डेरिवेटिव निकालो तो वो इस फॉर्म में भी आ जाएगा कि लाइक आपका यहाँ पे रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आप कॉस्ट के डेरिवेटिव में टैक्स ऐड करते हो तो वो आपका रेवेन्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट प्लस टैक्स। सेकेंड केस में वही आपके पास ये कंडीशंस, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा टैक्स चार्ज करने के बाद हमारा नया लेवल ऑफ आउटपुट, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि नया लेवल ऑफ आउटपुट कितना होना चाहिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, अगर हमारा टैक्स चार्ज हो रहा है, चाहे किसी भी तरह का टैक्स हो, वो एक्साइज हो या सेल्स हो, उसको आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो ये तो था फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर कोई गवर्नमेंट यही चाहेगी उसका टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा हो, तो उसके लिए मतलब गवर्नमेंट ये प्लानिंग करेगी कि डिटरमाइन करेगी कि क्या टैक्स रेट होना चाहिए, कि कौन सा टैक्स रेट, किस पर्टिकुलर परसेंटेज का टैक्स रेट हम सेट करें कि हम टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम कमा सकें, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं हम कि हमें टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, इट मीन्स वो टैक्स रेवेन्यू निकालना है जो मैक्सिमम हो, उसके लिए हमें टैक्स रेट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक टैक्स फंक्शन होता है इस फॉर्म में कि न्यू आउटपुट मल्टीप्लाई टैक्स रेट, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए आपके पास वही कंडीशन होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से इक्वेट करना है और वहाँ से हमें नया टैक्स रेट फाइंड आउट करना है, फिर उस टैक्स रेट को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव हमारा 0 से छोटा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए अगर हमें मैक्सिमाइजेशन को प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर आपने एक बार लोकल मैक्सिमा मिनिमा अच्छे से कर लिया तो चैप्टर बहुत ईजी है आपके लिए, जस्ट आपको कंडीशंस अप्लाई करनी है और वेरीफाई करना है। अगर हम क्वेश्चन चेक करें इसका, देखो आपको कहा है कि डिमांड फंक्शन आपको गिवन है, कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है, डिटरमाइन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, उसके लिए ऑप्टिमम आउटपुट और प्राइस को फाइंड आउट करो। तो वही सिंपल है ये काम, पिछले एक्सरसाइज वाला ही है कि सबसे पहले आपको रेवेन्यू फंक्शन बनाओ, यहाँ से प्रॉफिट फंक्शन ये गिवन है तो p की वैल्यू पुट करो, ये आपका रेवेन्यू फंक्शन आएगा, दिस इज कॉस्ट फंक्शन, p निकालो r माइनस सी, तो प्रॉफिट फंक्शन आया, उसको मैक्सिमम प्रूव करना है तो मैक्सिमम वाली कंडीशंस लगाओ कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 0 से इक्वेट होना चाहिए, वहाँ से हमारे पास x की क्वांटिटी आनी चाहिए कि हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। देन सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, मैक्सिमम के केस में 0 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है, ये 0 से छोटा है, इट मीन्स हमारा जब हम 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। आपको प्राइस फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो जो प्राइस की इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू पुट करो, आपके पास प्राइस आएगा 12 रुपीज़। अगर हम प्रॉफिट देखें कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी, तो आप वो भी देख सकते हो, प्रॉफिट फंक्शन में आप वैल्यूज़ पुट करो और आपका प्रॉफिट कितना निकला 16। देन सेकेंड हमें कहा था कि अगर हम पर यूनिट 0.50 रुपीज़ टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, पर यूनिट कर रहे हैं, इट मीन्स ये एक्साइज टैक्स है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारी इतने से इंक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियसली होगी, तो हमारी कॉस्ट क्या थी वहाँ पे 4x, अब हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी इन्होंने खुद ही बता दिया कि इतनी हो जाएगी, तो ठीक है, तो हम ऐड कर देंगे कॉस्ट में, तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। देन आपको न्यू कॉस्ट फंक्शन, आपको कहा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होगा, उसके लिए आउटपुट डिटरमाइन करना है, तो करते हैं आउटपुट डिटरमाइन कितना होना चाहिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए इस केस में, तो वही न्यू प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन हमने माइनस किया तो हमारे पास नया प्रॉफिट फंक्शन आया, इसको मैक्सिमम प्रूव करना है तो लेवल ऑफ आउटपुट हमें डिटरमाइन करना है, प्राइस डिटरमाइन करना है, तो वही दो कंडीशन, 0 से इक्वेट करो फर्स्ट डेरिवेटिव को, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो कि 0 से छोटा है या नहीं, हाँ 0 से छोटा है, इट मीन्स इस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट पे, इस पर्टिकुलर यूनिट लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम प्राइस फाइंड आउट करें तो प्राइस भी आप प्राइस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। देन आपको कहा था कि अगर आप पर यूनिट टी टैक्स इम्पोज कर रहे हो, पर यूनिट कितना टैक्स इम्पोज कर रहे हो, टी पर यूनिट, रुपीज़ टी पर यूनिट, तो आपका
प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, लेवल ऑफ आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है। तो वही सेम चीज़ हमारा यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो ओल्ड कॉस्ट फंक्शन था हमारा 4x, न्यू कॉस्ट फंक्शन अगर हम देखें तो आप x यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो और t पर यूनिट का है, तो टोटल कितना होगा tx टैक्स, तो 4x प्लस tx हमारा न्यू कॉस्ट फंक्शन। देन अगर हम प्रॉफिट फंक्शन निकालें तो हमारे पास वही रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। प्रॉफिट मैक्सिमम प्रूव करना है तो वही दो कंडीशंस लगाओ, वहाँ से हमारी लेवल ऑफ आउटपुट क्या आएगा, दिस वन। देन प्राइस भी निकाल सकते हो आप प्राइस इक्वेशन में पुट करके, तो चेक कर सकते हो सेकंड डेरिवेटिव भी आपका 0 से छोटा है। इट मीन्स इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा अगर आप टी पर यूनिट टैक्स इम्पोज कर रहे हो। देन आपको कहा था कि अगर आपको टैक्स फंक्शन गिवन है तो आपको मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू, नेक्स्ट जो आपका पार्ट है उसमें आपको मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू कौन से रेट पे होगा, कि कितना रेट ऑफ टैक्स हमें चार्ज करना चाहिए, टैक्स रेट हमारा कितना होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टैक्स रेट पे हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू हो सके, मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू हो सके। तो वही टैक्स फंक्शन आपके पास क्या होता है, टी एक्स। तो एक्स की वैल्यू देखो आपने यहाँ पे अभी फाइंड आउट की, टी की फॉर्म में फाइंड आउट की ना, और यहाँ पे देखो जब भी हम टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, टी। टैक्स रेट हमें वहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितना टैक्स रेट हमें इम्पोज करना है कि मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू हम अर्न कर सकें। तो जो भी हमारा यहाँ पे मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, वही दो कंडीशंस लगाते हैं। तो जो भी हम कंडीशंस लगाएंगे वो स्मॉल टी की रिस्पेक्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने x की वैल्यू को इक्वेट किया टी की फॉर्म में, तो हमारे पास ये टैक्स फंक्शन आया। मैक्सिमम शो करना है टैक्स रेवेन्यू को, तो वही दो कंडीशंस आप यूज़ करनी है कि जो हमारा डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी है वो 0 से इक्वेट करना चाहिए और उनका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा होना चाहिए। मैक्सिमम के केस में यही कंडीशंस होती है। तो वही हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, टी की वैल्यू हमारी कितनी आई 8% की, हमें 8% टैक्स इम्पोज करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू हो सके, ठीक है। और मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू भी आप निकाल सकते हो, आपके पास वो भी कितना आएगा, इक्वेशन में पुट करो कॉस्ट फंक्शन में, तो वो भी आपके पास 8 आया, ठीक है। देन आपको कहा था कि अगर आप सेल्स टैक्स इम्पोज कर रहे हो, और सेल्स टैक्स इम्पोज भी कितना कर रहे हो 10%। सेल्स टैक्स किस पे इम्पोज किया जाता है, सेल प्रोसीड्स पे, दैट इज रेवेन्यू पे आप इम्पोज करोगे। तो रेवेन्यू आपका कितना था 20 माइनस 4x², इस पे आपने टैक्स लगाया तो आपके पास टैक्स कितना आया 2x माइनस 2/5x²। तो वही आप कॉस्ट फंक्शन में इसको ऐड कर दो। ओल्ड कॉस्ट फंक्शन आपके पास क्या था 4x, इसमें आपने टैक्स ऐड किया तो ये, तो आपके पास नया कॉस्ट फंक्शन आया। देन प्रॉफिट फंक्शन आप निकालो, क्योंकि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम शो करना था कि अगर हम सेल्स टैक्स इतना लगा रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमारा लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वही काम है कि प्रॉफिट फंक्शन निकाला हमने नया, उसके लिए मैक्सिमम शो करो, उसके लिए मैक्सिमम आपको प्रूव करना है, तो उसके लिए दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करो, और आपके पास यहाँ से कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद लेवल ऑफ आउटपुट कितना आएगा 35/18। और हाँ, यहाँ पे आपको टैक्स रेवेन्यू भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो टैक्स रेवेन्यू भी आप निकाल सकते हो। देखो टैक्स रेवेन्यू के लिए हमारे पास क्या होता है t/x, ठीक है, यही होता है। इक्वेशन में पुट करो और फाइंड आउट करो। देन हमारे पास है इन्वेंट्री लेवल। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। जैसे आपने कॉस्ट में मटेरियल के अंदर बहुत सारे लेवल पढ़े थे, लाइक मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डरिंग, डेंजर लेवल। ऐसे ही आपके पास एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल था जिसमें आप फाइंड आउट करते थे कि एक ऑर्डर के अंदर हमें कितने यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल मंगवाना है जिससे हमारी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो मिनिमम आ सके। यही करते थे आप कि हम बहुत सारे ऑर्डर मंगवाते थे कि एक ऑर्डर के अंदर हमने कितने यूनिट्स यूज़ करने हैं, कितने यूनिट्स मंगवाने हैं
इन्वेंट्री के कि हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो मिनिमम आ सके, ठीक है। मिनिमम प्रूव करनी है, मिनिमम शो करनी है, इट मीन्स लोकल मिनिमा की कंडीशंस लगेंगी कि डी फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 0 से इक्वेट करना और देन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सेकंड हमारा क्या होता था, क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन सेकंड हमारा क्या होता था कि आपको सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा शो करना है, इट मीन्स आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो ये हमारी मिनिमम की कंडीशन होती है। देन देखो अगर हम बात करें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में आपके पास क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेजिंग कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट आप अगर मिला देते हो वो आपका क्या बनेगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बनेगा। अब देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात अगर हम करें, ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है कि अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, जितने आपने ऑर्डर्स मंगवाए, और कॉस्ट एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या आ रही है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो वो आपके पास टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको गिवन होगी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखिए, तो देखो हमारी डिमांड कितनी है कि एक साल के अंदर हमें कितने यूनिट्स मंगवाने हैं, कितने यूनिट्स अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम करने हैं, तो उसके लिए डी हमारी टोटल डिमांड, और एक यूनिट के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर हम कितने यूनिट्स मंगवा रहे हैं वो हमारी क्या होगी, क्वांटिटी, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होंगे, डी बाई डी क्यू, डी बाई क्यू, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम इस तरीके से कॉस्ट गिवन होगी, तो ये हमारा निकलेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। देन अगर हम बात करें कैरिंग कॉस्ट की, कैरिंग कॉस्ट मींस होल्डिंग कॉस्ट, कि जब हम इन्वेंट्री हमने प्लेस कर दी ऑर्डर, उसके बाद हमें कुछ टाइम के लिए उसको स्टोर करना है। ऐसा ही नहीं है कि हमने परचेज़ किया और सीधे हमने प्रोडक्शन एरिया में भेज दिया, ऐसा नहीं होता। हम पहले से स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, मैक्सिमम मिनिमम लेवल, उस अकॉर्डिंग हम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि जब हमने जो स्टोरेज हाउस था हमारे पास, उसमें हमने डाल दी इन्वेंट्री, उसको क्लीन भी करना पड़ेगा, साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी, कंडीशंस जो अप्रोप्रिएट कंडीशंस है उस इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए वो भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें वहाँ पे हमें एक सुपरवाइज़र भी लगाना पड़ेगा उसको रेगुलर चेकिंग करने के लिए, काउंट करने के लिए। तो सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, स्टोर करके रखनी पड़ेगी वो इन्वेंट्रीज। तो वहाँ पे जो भी कॉस्ट आएगी वो आपकी क्या होगी, कैरिंग कॉस्ट। और इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको जो इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, या फिर आप टोटल बाय 2 भी बोल सकते हो, टोटल इन्वेंट्री, टोटल क्वांटिटी बाय 2, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी आपको नहीं पता तो Q बाई 2 हमारे पास होगा। और कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की अगर हम बात करें, कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको गिवन होगी रुपीज़ में, अगर परसेंटेज में गिवन है तो आपको प्राइस पे चार्ज करनी है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है पर यूनिट का उस पर चार्ज करोगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें परचेजिंग कॉस्ट की, परचेजिंग कॉस्ट सिंपल है कि जो पर यूनिट कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाई जो हमारी टोटल डिमांड हमें मंगवाने हैं, तो वो हमारी आएगी परचेजिंग कॉस्ट। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं हमारे पास क्या आएगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, जो हमें मिनिमम शो करनी है। और हमें बताना है कि कितनी क्वांटिटी हम एक ऑर्डर के अंदर इंक्लूड करें कि हमारी जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो मिनिमम हो सके, ठीक है। देन अगर हम आगे चले तो वही हमारे पास मिनिमम के लिए दो कंडीशंस है कि एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से इक्वेट करो और Q की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये Q ही आपका क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। जहाँ पे जो हमारी ऑर्डर की क्वांटिटी होती है वो इकोनॉमिकल होती है, हमारे लिए इफेक्टिव एफिशिएंट होती है, क्योंकि उस पर जो हमारी कॉस्ट आती है वो सबसे कम होती है। नॉर्मली आप फाइंड आउट करते हो तो फॉर्मूला ये रहता है, यहाँ से आप ये फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन उसकी हमें कोई नीड नहीं है। तो सिंपली हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो हमारे लिए रेलिवेंट है। तो आप फर्स्ट आपके पास ये होता है, सेकंड आप कंडीशन जो होती है आपके पास कि मिनिमम है, तो इट मीन 0 से बड़ा आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस फाइंड आउट करो, Q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से। क्वेश्चन अगर हम चेक करें इसका, देखो आपको कहा है कि एक फैक्ट्री इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम को फॉलो कर रही है, उसकी एनुअल डिमांड कितनी है, 24,000। देन द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 300। इट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास क्या होती है कि डिमांड जो भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं D/Q, डिमांड हमारी है 24, Q ऐसे का ऐसे ही रहेगा। देन पर यूनिट ऑर्डर कॉस्ट हमारे पास कितनी गिवन है, C0 कितना है 300 किया, ये हमारी क्या है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। देन द कंपोनेंट कॉस्ट इज 60 पर यूनिट। इट मीन्स ये क्या है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो परचेजिंग कॉस्ट यहाँ से क्या आएगी, डिमांड मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारी आई परचेजिंग कॉस्ट।
देन आपको गिवन है कि एक फैक्ट्री क्या करती है 24% इन्वेंट्री कैरिंग रेट लगाती है कि जो कैरिंग कॉस्ट है उसकी वो 24% होगी। तो परसेंटेज में गिवन है तो हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं प्राइस पे। तो 24% अगर हम 60 पे निकालें, ये हमारा क्या आएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। और कितने क्वांटिटी कितने यूनिट हम मंगवा रहे हैं, एवरेज क्वांटिटी हमारी इन्वेंट्री हमारी क्या है Q/2, तो ये हमारी होगी टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो सिंप्लीफाई करो, आपके पास कॉस्ट फंक्शन क्या आएगा, दिस वन। आपको कॉस्ट फंक्शन मिनिमम शो करना है कि कितनी क्वांटिटी हम एक ऑर्डर के अंदर प्लेस करें कि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो मिनिमम है। तो उसके लिए वही दो कंडीशंस फाइंड आउट करो। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला उसको 0 से इक्वेट करो, 0 से इक्वेट करो तो आपके पास Q की वैल्यू कितनी आएगी, क्वांटिटी कितनी आएगी 1000, कि आपको एक ऑर्डर के अंदर 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल मंगवाना है, ताकि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कम आए। ठीक है, देन सेकंड हम सेकंड कंडीशन से वेरीफाई करते हैं कि क्या जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 से ज़्यादा है या नहीं। तो आपको दिख रहा है पॉजिटिव है, Q भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, इट मीन्स ये सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा है। तो आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आया 1000 यूनिट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर हम देखें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए हमारे पास क्या होता है D/Q, D आपका है 24,000, एक Q हमारा क्या आया 1000। तो टोटल ऑर्डर्स आप कितने मंगवाओगे एक ईयर में 24। और आपको इंटरवल भी कहा था कि इंटरवल क्या होगा, कितने टाइम बाद आप ये ऑर्डर्स प्लेस करोगे। तो आपके पास टोटल डेज कहा है 360 और ऑर्डर हम प्लेस करिए 24, टोटल ऑर्डर हमारे 24 है, इट मीन्स 15 डेज, हर 15 दिन के बाद हम क्या कर रहे हैं ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपको कहा है कि एक पब्लिशिंग हाउस है, परचेज कर रहा है पर्टिकुलर आइटम 2000 यूनिट्स, टोटल डिमांड उनकी कितनी है 2000 यूनिट पर ईयर एट ए यूनिट कॉस्ट, प्राइस किसका कितना है उनका 20 रुपीज़। देन आपको कहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है 50। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी क्या बनेगी, डिमांड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। देन आपको कहा है परचेजिंग कॉस्ट की बात करें, परचेजिंग कॉस्ट क्या होगी 2000 मल्टीप्लाई 20, तो प्लस 2000 मल्टीप्लाई 20। देन इन्वेंट्री कॉस्ट आपको कहा है कि जो कैरिंग कॉस्ट है उसके लिए आप कितना चार्ज कर रहे हो 25% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, परसेंट में गिवन है, इट मीन्स हम किस पे चार्ज करते हैं परसेंटेज प्राइस पे। तो 25% बाय 25/100 इंटू 20 इंटू Q/2, दिस इज आवर एवरेज इन्वेंट्री। तो इन तीनों को ऐड करोगे ये आपकी क्या आएगी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें कि आपका EOQ क्या है, तो देखो ये आपके पास होगी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपके पास। देन फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, उसको 0 से इक्वेट करो, Q की वैल्यू 200 यूनिट्स आई है। देन सेकंड डेरिवेटिव देख चेक करो कि वो 0 से बड़ा है या नहीं, हाँ बड़ा है, इट मीन्स कि अगर हम एक ऑर्डर के अंदर 200 यूनिट्स रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी टोटल कॉस्ट वो मिनिमम होगी। देन आपको गिवन था कि अगर आप जो सिंपली मतलब एक ऑर्डर के अंदर अगर आप 1000 यूनिट्स परचेज करते हो, यहाँ पे हम 200 कर रहे थे, अगर आप 1000 यूनिट्स परचेज करते हो एक ऑर्डर के अंदर तो आपको जो प्राइस है उस पर 3% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप बताओ कि ये ऑफ़र हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। इट मीन्स आपको शो करना है कि कॉस्ट आपकी कहाँ कम आएगी, EOQ लेवल पे कम आएगी या फिर अगर आप 1000 यूनिट्स परचेज करके 3% का डिस्काउंट पाते हो या यहाँ पे आपकी कॉस्ट कम आएगी, ये आपको बताना है। तो वहाँ पे देखो अगर हम कॉस्ट चेक करें EOQ लेवल पे तो आपकी कॉस्ट आई है 41,000। अगर आप इस लेवल पे चेक करोगे यहाँ पे आपकी Q कितना था 200 और यहाँ पे आपको कहा है कि 1000 हम Q लेके चल रहे हैं, तो वही इक्वेशन बनाओ, कॉस्ट फंक्शन बनाओ और यहाँ पे वैल्यू डालो Q की। यहाँ पे Q की वैल्यू हम क्या डालेंगे 1000, क्योंकि हम 1000 का लोड परचेज कर रहे हैं, मीन्स एक ऑर्डर के अंदर हम कितने यूनिट्स परचेज कर रहे हैं 1000 और आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो 3%। तो देखो आपका प्राइस कितना था 20, तो ये क्या था अपने आप में 100% था, तो 3% अगर आप माइनस कर दो इट मीन्स आपके पास 97% बचना चाहिए। तो हम इसका 97% निकालें तो हमारे पास ये कितना आएगा 19.40। तो प्राइस आपका कितना है 19.40, चार्ज करोगे आप दोनों जगह तो आपके पास आएगा कॉस्ट आएगी आपके पास 41325।
चेक कर सकते हो कहाँ पे कॉस्ट कम है, ऑब्वियसली EOQ लेवल पे। तो हम इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो ये डिस्काउंट वाला ऑफर है।